आज मैं आपके साथ करूंगा मैनेजमेंट का या बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो आपके बिजनेस के बाहर हैं, मतलब विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस और बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालते हैं। तो सिंपल इंग्लिश में इसको लिखेंगे ऑल सच फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बट लिखना था, यहाँ बाय लिखा गया है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बट। स्पीड में कभी कभी हो जाता है। बट में इन्फ्लुएंस द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं एंड आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल वर्ड्स में ऑल सच फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट में इन्फ्लुएंस द बिजनेस आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं और आपके बिजनेस को असर डालते हैं, उन सारे फैक्टर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या हुई? एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब जितने भी बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ना, ताकि आपके बिजनेस पे जो भी असर पड़ेगा उसको स्टडी किया जा सके। इट मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग of business environment due to which a businessman can anticipate इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन हिज और हर बिजनेस। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो बिजनेसमैन है वो फुली अवेयर रहे और अंडरस्टैंड करे जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, ताकि वो एंटिसिपेट कर सके कि आने वाले टाइम पे मेरे बिजनेस पे इन सारे फैक्टर्स का क्या असर पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी डायमेंशंस क्या है? तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो भी आपके बिजनेस को असर डालता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स क्या चल रही है वो भी आपके बिजनेस को असर डालता है। टेक्निकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड फैक्टर्स, ये सारे मैंने अभी डिस्कस करने हैं। एंड लीगल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू लॉ। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को असर डाल सकती हैं? कंट्री की जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टैक्सेस या जीएसटी क्या है, डीमोनेटाइजेशन हुई है कि नहीं हुई, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए, फिजिकल पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है आरबीआई की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकार क्या क्या काम करना चाहती है पीएसयू खोल के, प्राइवेट सेक्टर कैसा चल रहा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसी है, फॉरेक्स कैसी है। ये कहीं ना कहीं सारे के सारे आपके बिजनेस को असर डालते हैं। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है सोशल फैक्टर्स के सोसाइटी कैसे चल रही है। इसमें आ जाता है पोजीशन ऑफ वुमेन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ कंडीशंस, सोशल मूवमेंट्स क्या चल रही हैं। अगर सोशल मूवमेंट में दंगे फसाद चल रहे हैं कंट्री में तो बिजनेस तो क्या ही करोगे आप, तो बिजनेस बैडली असरदार होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चल रही है आपकी। उसके बाद बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफस्टाइल, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें सोशल फैक्टर्स में आ जाती हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालेंगी। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट और इसके रिलेटेड फैक्टर आगे, जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, अच्छी सोच रखती हैं या करप्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कंट्री का। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी कैसी है कि हम बाकी कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से हैंडल करते हैं और डील करते हैं, उसी हिसाब से फॉरेन ट्रेड होगा ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस सोच की हैं, कि बिजनेस को बढ़ावा देना है या बिजनेस को कम करना है, या मल्टीनेशनल कंपनी को एनकरेज करना है या डिस्करेज करना है। ये सारी चीज़ें भी असर करती हैं। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बिजनेस। बिजनेस में गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करना चाहती है, ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। टेक्निकल एनवायरनमेंट में सारे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड फैक्टर हो गए, लाइक इंटरनेट है, ऑनलाइन सेल परचेज करते हो अपना माल, या फिर होम डिलीवरी है किसी भी चीज़ की। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े कंपनियां जो हैं ज़्यादातर काम मशीनों से वगैरह करती हैं, क्योंकि अगर लेबर से करेंगे उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में वो काम जो लेबर से ज़्यादा मतलब महंगा पड़ रहा है, वो रोबोटिक्स में थ्रू मशीन्स वो काम आसानी से हो सकता है या नहीं। आईटी रेवोल्यूशन, के आईटी सेक्टर कम है या ज़्यादा है, या आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है, तो उस हिसाब से आपका काम बिजनेस चलेगा। जैसे आईटी सेक्टर बढ़ जाता है तो फिर ऑनलाइन सेल परचेज बढ़ जाती है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर से आप टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो कि नहीं। लीगल फैक्टर्स में आ जाते हैं लॉज क्या है, लॉज के हिसाब से बिजनेस करोगे ना। ऑर्डर्स इशू बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या ऑर्डर्स इशू करती है, कि जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऑर्डर इशू कर दिया तो सबके बिजनेसेस फुस हो गए 2 मिनट में, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जब तक लॉकडाउन था। कोर्ट की जजमेंट्स क्या हैं उसके ऊपर भी बिजनेस चलता है। फैरा और फैमा, फैरा होता था पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको चेंज करके अब फैमा कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके रिलेटेड आप कितनी करेंसी बाहर से ला सकते हो, ले जा सकते हो, इसके रूल्स रेगुलेशन है, उससे भी आपका बिजनेस असरदार होगा। नेक्स्ट है एमआरटीपी एक्ट,
मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो पहले होता था, तो अब तो खैर ख़त्म हो गया है। तो MRTP की वजह से भी बिजनेस अप्स एंड डाउन्स गए। और नेक्स्ट टाइम मिनिमम वेज लॉज एटसेट्रा जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। तो आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे, कौन कौन से फैक्टर किस किस के अंडर आते हैं। अगर आप हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट का एक और टॉपिक। बिजनेस एनवायरनमेंट के आगे ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाइए बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक देखिए, फिर ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाता है। जब भी आपको फीचर्स का क्वेश्चन आए तो आपने मीनिंग तो लिखना है ना। तो मीनिंग के लिए तो प्रीवियस वीडियो में जाके जो मैंने प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है वो आप वहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। तो अब फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स या खासियत क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। नंबर 1, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की जब भी स्टडी करेंगे तो इसमें वो सारे फैक्टर आ जाएंगे जो बिजनेस के बाहर हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल फोर्सेस and factors which lie outside the control of a business firm या business, like social factor, political, economic factor, legal factor, पॉलिटिकल फैक्टर एटसेट्रा वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप प्लीज़ वो फैक्टर्स जाके देखिए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ द स्पेसिफिक फैक्टर्स एज वेल एज जनरल फैक्टर्स। तो स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस होते क्या हैं? स्पेसिफिक फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस पे असर डालेंगे। तो स्पेसिफिक फैक्टर आर दोज फैक्टर्स विच हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन अ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा दिया या लीकर के ऊपर, शराब के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो इस हिसाब से जो लीकर की और सिगरेट की कंपनी है उन पर तो एकदम से असर पड़ेगा ना, इमीडिएट असर पड़ेगा। तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो जनरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं, किसी कंपनी पे लग सकता है, किसी कंपनी में नहीं लग सकता। जो गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे उसी के हिसाब से, या और फैक्टर्स होंगे उसी के हिसाब से इस जो कंपनी है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो स्पेसिफिक फैक्टर वो फैक्टर हो गए जो किसी पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक है, कि कुछ कंपनियों पे असर होता है बाकियों पे नहीं। तो जनरल फोर्सेज या जनरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसमें सारी की सारी कंपनियों पे असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया या GST लगा दिया या टैक्स लगा दिया तो सब कंपनियों पे असर पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दी, करेंसी बंद कर दी, तो पूरी के पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। तो वो फैक्टर्स जो कि सारे के सारी कंपनियों को असर डालें वो होते हैं जनरल फोर्सेस या जनरल फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटर रिलेशनशिप। तो जब भी बिजनेसमैन जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है तो वो ये देखता है कि इन सारे फैक्टर्स का मेरे बिजनेस पे क्या असर है, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा ना। तो बेसिकली बिजनेसमैन ट्राई टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फैक्टर्स या फोर्सेस विच इम्पैक्ट्स द बिजनेस। तो रिलेशनशिप देखेगा कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, अगर वैसा हो गया तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ सच फैक्टर्स ऑन द बिजनेस एक्यूरेटली। अगर कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फैक्टर है, वो चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस असरदार होगा ही होगा, मगर इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना कि कितना असर पड़ेगा कितना असर नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो अनसर्टेन है, वो तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है और कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है और जो सारे फैक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो टाइपराइटर वाली कंपनियां थी, अगर वो फर्दर अपने आप को डेवलप ना करती तो लैपटॉप आएगा तो टाइपराइटर ही खत्म हो जाएंगे। समझ के बाद उसके बाद जैसे मान लो जो नोकिया पुरानी कंपनी आती थी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, डायनामिक नहीं बनाया और एक्सटर्नल फैक्टर की स्टडी नहीं की, जो एंड्रॉयड वगैरह आ रहे थे, तो कंपनी 2 मिनट में ख़त्म होगी। आ जाके वो काफ़ी सालों बाद दोबारा नोकिया जो फ़ोन है वो लॉन्च किया और वो एंड्रॉयड सिस्टम पे चला रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, जो अपने आप को चेंज नहीं करेगा बिजनेस में वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल द फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि सारे के सारे फैक्टर्स को तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, कि हमारे बिजनेस को कौन कौन सी चीज़ें असर डालती हैं, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। और ये काफ़ी डिफिकल्ट इसलिए भी है कि एक तो सारे फैक्टर्स को पता लगाओ, फिर पता लगाओ कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को कैसे असर डालता है, वो भी एक्यूरेट ना निकले तो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है ना ये। रिलेटिविटी का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ सेम कंट्री। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो दिल्ली में बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या पता चंडीगढ़ में ना हो, और जो चंडीगढ़ में है वो मेरे ख्याल से कश्मीर में ना हो। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं।
आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट का एक और टॉपिक, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको मीनिंग लिखना है, जो कि प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग वाली वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए मीनिंग तो वहां से कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, it enables the business firm to identify opportunities and getting first mover advantage। इस तरीके में फॉर एग्जांपल जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आपको पता लग जाएगा कि बिजनेसेस में और एनवायरनमेंट में इस तरीके से चेंज आने वाला है, और आप अपने बिजनेस को खुद ही चेंज कर लेंगे। और अगर बिजनेस को चेंज करेंगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा, और जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे शुरू में जैसे कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस फैला तो कई लोग बहुत चालू थे, चालाक थे। उन्होंने सोचा भाई अब मास्क तो कंपलसरी हो जाएंगे। उन्होंने करोड़ों रुपए के मास्क खरीद लिए, एकदम से मार्केट से उठा लिए, और एक एक 2-2 रुपए का जो मास्क है वो 20-20 रुपए का बेचा, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए। तो इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ गया, और जो 20-20 रुपए वाले मास्क थे वो 5-5, 10-10 रुपए में मिलने लगे। तो कहने की बात क्या है कि अगर आपको एनवायरनमेंट की अच्छी तरह से नॉलेज है और आप एनवायरनमेंट के चेंज होने से अपने डिसीजन लेते हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। इसको सिंपल इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, दोज बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेजेस, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट बाय कैप्चरिंग अ बिग शेयर ऑफ द मार्केट। मैक्सिमम प्रॉफिट तो वही कमा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट हेल्प्स द बिजनेस फर्म या इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसकी मदद से, बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद से हमें पहले से ही पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस पे ये चीज़ें हैं जो थ्रेट हैं, जो बिजनेस को मतलब ख़त्म कर सकता है, और अर्ली वार्निंग्स हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो सिंपल इंग्लिश में, बेटर स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दैट टू ऑन टाइम। अगर टाइम पे हमें पता लग जाए, इट प्रोवाइड्स वार्निंग सिग्नल्स which includes hurdles or constraints related to the business. The business firms या firms may change their policies and plans to deal with such problems। अगर किसी भी कंपनी को पता लग जाए कि टाइम पे कि भाई उसके बिजनेस में अब कुछ रहा नहीं है ज़्यादा और उसे लॉसेज हो रहे हैं, तो टाइम रहते ही वो अपने बिजनेस को चेंज करके कोई और बिजनेस में जा सकती है ताकि उसको लॉसेस ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन टैपलिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आपने कोई भी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज तो चाहिए ना, ठीक है ना, मैन मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ चाहिए। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी तरह स्टडी करते हो तो ये आपको चीपर वे में मिल जाते हैं। बाय द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, businessman acquires knowledge about the sources of raw material and other supply chains which influence their business। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बिजनेस खोलना है और अगर मैं काफ़ी चंट चालाक नहीं हूँ और मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता तो मैं बिजनेस को ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म क्या करूंगा, शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो कहने की बात यह है कि मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तभी मेरा बिजनेस अच्छे तरीके से चल सकता है। फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। आपको पता है टाइम टू टाइम बिजनेस लगातार चेंज होते जा रहे हैं। अगर हमने चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने बिजनेस को चेंज नहीं किया, जो चेंजेस आते जा रहे हैं, अगर उसके हिसाब से अपने आप को नहीं ढाला तो हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 5 साल पहले किसने सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और जैसे कोविड-19 आया ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी, तो ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा बूम पीरियड आ गया, नई नई ऐप्स आने लगी, नई नई चीज़ें आने लगी। मगर वो लोग जो पुराने टीचर हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं 70-70 साल के, उनको तो ऑनलाइन का स्यापा नहीं पता कि किस तरीके से होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो ऑनलाइन नहीं कराते, तो उनके बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं। तो अगर आप सिचुएशन के चेंज होने से अपने आप को अडेप्ट नहीं करोगे तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। It is important to study business environment due to regular changes in the environment। Environment में regular changes आते रहते हैं। The businessman can bring changes in the business accordingly। अगर वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल होगा जो अपने बिजनेस को लगातार चेंज करता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ नोकिया का, कि अगर नोकिया अपने आप को चेंज कर लेता तो बंद ही ना होता, और 10-15 साल के बाद फिर से एंड्रॉयड में, 10-15 साल तो मैं ज़्यादा बोल गया, खैर कुछ साल तक कंपनी बंद रही और फिर दोबारा जब चेंज करके आई तो वो एंड्रॉयड को फॉलो करने लगी। भाई तुम पहले ही एंड्रॉयड को फॉलो कर लेते जब बंद हुई तो, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप प्लानिंग कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे क्या करना है, और अपनी पॉलिसीज को उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
एनी चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट विल ब्रिंग चेंजेस इन द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑल्सो। अगर मैंने प्लान बनाया कि मैं आने वाले सीजन में ये चीज़ बना के मैं ये बेचूंगा, मगर गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, तो मैं एकदम से चेंज कर दूंगा ना अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को। तो वही बिजनेसमैन कामयाब है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने से अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज में चेंज करता रहे। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। वो बिजनेसमैन कामयाब है जो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे थ्रू द स्कैनिंग एंड नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की फुल नॉलेज है तो आप अपने काम करने के तौर तरीकों को चेंज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके अंदर हम कहते हैं रेगुलर स्कैनिंग मे हेल्प टू रेज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स थ्रू द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द फर्म्स। जो फर्म्स होती हैं वो अपने काम करने के तौर तरीके में लगातार चेंजेस करती रहती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट भी लगातार चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके जो जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने कामकाज हैंडल कर सकती हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स और रुकावटों को दूर कर सकती हैं। अगर आपको हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बिजनेस के ऊपर जो एलपीजी आए थे, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 1990s में रिफॉर्म्स आए थे, 90s के बाद अप्लाई हो गए थे 1991 के बाद। तो इनमें जो पॉलिसीज आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके हमारे बिजनेस पे या बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हुआ और हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर बाय एंडिंग लाइसेंस सिस्टम, कोटा सिस्टम एंड अदर कंट्रोल्स। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबर्टी दे दो, लिबर्टी मतलब आज़ादी दे दो प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो थोड़ा बहुत काम तो कर सके। जो पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, वो स्कीमें खत्म करना, ताकि बिजनेस को एनकरेजमेंट दी जा सके। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब तो साफ ही है कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करो एंड सेलिंग ऑफ लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं उनको बेच दो, जिसको कि डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एंड थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिला दो ताकि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएं। बेसिकली ये फ्री ट्रेड एंड जो फ्री ट्रेड को एनकरेज करता है और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ट्रेड पे उसको डिस्करेज करता है। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड इकोनॉमीज बाय रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका बिजनेस पे क्या असर पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही कंपनियां सर्वाइव कर पाई जो फिट थी, जो कंपनियां फिट नहीं थी वो खत्म होगी, क्योंकि बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आई और उनके साथ कंपटीशन करके उनका बैंड बाजा बजा दिया और वो लॉस पे खत्म होगी, एग्जिट करगी। तो कंपनीज विच कुड अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वुड सर्वाइव एंड फेस कंपटीशन, अदरवाइज बाकी कंपनियां खत्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज कंपटीशन। बाहर से कंपनियां जब आई, मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लोकल फर्म्स विल नाउ compete विद मोर एफिशिएंट फर्म्स। ठीक है, जिसकी वजह से लोकल फर्म्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और कई लोकल कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंट बना के कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी अच्छा करने लग गई। एंड थर्ड पॉइंट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स आना था। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, तो जो कस्टमर्स हैं वो कभी कभी स्पीड में लिख रहा होता हूँ तो एक आधा वर्ड स्किप हो जाता है। जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा डिमांड कर पा रहे थे, क्योंकि बाहर से जब कंपनी आ रही है वो सस्ते में माल दे रही है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। नाउ द मार्केट इज मोर कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केट जो है वो कस्टमर के हिसाब से होने लग गई, ना कि सेलर के हिसाब से। मैनी न्यू स्कीम्स आर फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस टू अट्रैक्ट कस्टमर। नई नई स्कीम्स आने लगी, बाय वन गेट वन फ्री, सोने का सिक्का मिलेगा साबुन के अंदर, या वर्ल्ड कप देखने जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, टूर मिलेंगे, या फिर कैश जीतने के प्राइजेस। ऐसे लालच दे दे के ना बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना बहुत सारा सामान बिकवाया। रैपिड चेंजिंग टेक्निकल एनवायरनमेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन न्यू फर्म्स अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, या टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी उतनी कॉस्टिंग कम होगी और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होगा नई नई चीज़ों पे। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, नेसेसिटी फॉर चेंज। ड्यू टू ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी 1991 से पहले जो चल रही थी वो इतनी पुरानी हो चुकी थी दैट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द फर्म्स लैग्ड बिहाइंड। वो कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी, पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई थी 1991 से पहले, और बाहर से मशीनें लाने के ऊपर सख्त जो था पहरा था और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस थे, तो इसलिए कंपनियां अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रही थी। तो नेसेसिटी फॉर चेंज थी, 1991 के बाद चेंज आना ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना सिस्टम हो गया था। उसके बाद आ जाता है मार्केट ओरिएंटेड। नाउ द फर्म्स प्रोड्यूस आउटपुट कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर। वही हो गया, बात दोबारा चेंज करके लिख दी कि कस्टमर ओरिएंटेड हो गए हैं, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। नेक्स्ट
लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले गवर्नमेंट अपनी सारी कंपनियों को सपोर्ट करती थी, मगर 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी आए, उसके बाद वो गवर्नमेंट की कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं, गवर्नमेंट उनको कहती थी इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, फुली बेच दो या पार्शली बेच दो, इनके हिस्सेदारी कर दो, ताकि प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा। तो इसके लिए क्या क्या किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही है उनको बेच दिया गया। द फर्म्स हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। तो कंपनियों को कॉर्पोरेशन बना दिया गया, जिसकी वजह से जो उनका खर्चा होगा वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो अपना खर्चा खुद चलाएंगी। ये भी एक तरीका होता है, पहले पब्लिक सेक्टर को कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करो और कॉर्पोरेशन से फिर प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया गया, ठीक है। जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई तो हमारे कंट्री में भी तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ना। मैनी फर्म्स टुक अपॉर्चुनिटी एंड दे एक्सपेंडेड देयर बिजनेस आउटसाइड द कंट्री, जैसे एमआरएफ टायर, जैसे एचडीएफसी बैंक और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपने जो सर्विसेज हैं वो बाहर तक फैला दी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ा जब एलपीजी आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन का इकोनॉमिक्स में मतलब ये होता है कि जो पुरानी करेंसी है उसको बंद कर देना और नई करेंसी को इशू करना। तो डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुई थी 8 नवंबर 2016 में, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, 500 एंड जो 1000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि ये अब गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब 500 एंड 1000 डिनोमिनेशन नोट्स आर नो लॉन्गर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने मनी के डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको मनी और मनी के रिलेटेड एंड टाइप्स ऑफ मनी में लीगल टेंडर मनी भी दिख जाएगा, वहाँ जाके आराम से देखिए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि मेरा कोई ठेका नहीं है, अब चले ये नहीं चले, मतलब मेरी तरफ से ये लीगल टेंडर अब नहीं है। तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या था इसके ये डिसीजन लेने के लिए? टू कर्ब करप्शन। जितनी भी करप्शन चल रही थी और लोगों ने बल्क में पैसा अपने पास कैश रखा हुआ था, उस चीज़ को मतलब ख़त्म करना। दूसरा, टू कर्ब इलीगल एक्टिविटीज़। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़, स्मगलिंग कंट्री में चल रही है उसको ख़त्म करना। और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना। टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए टेररिस्ट को क्या चाहिए होते हैं? हथियार चाहिए होते हैं। हथियार के लिए उसको पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है। पैसे का इंतज़ाम करेगा तो उसके बाद खरीदेगा, तो जब उसके पास पैसे जो होंगे वो चलेंगे ही नहीं तो फिर फ्रेश वेपन्स कहाँ से खरीदेगा, ठीक है। तो इन सारे मकसद को लेके ओवरऑल मकसद क्या था? ब्लैक मनी को मतलब ब्लैक मनी को ख़त्म करना। अब ये हुए कि नहीं हुए ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप समझदार हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि ये काम हुए कि नहीं हुए। नेक्स्ट मैं ये डिस्कस करूँगा कि फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या है। टू डिक्लेयर होल्डिंग ऑफ पीपल। अगर मेरे पास समझ लो कैश पड़ा है और गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ये कैश अब नहीं चलेगा, इस डेट से पहले पहले बैंक में जमा करा लो, तो जितने भी लोगों के पास घर में कैश पड़ा था उनको बैंकों में जमा करवाना पड़ा। तो लोगों को डिक्लेयर करना पड़ा ना कि उनके पास कितने पैसे हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो दूसरा मेन मकसद था कि लोग बैंकों में पैसा जमा कराएं और गवर्नमेंट जो कंगाल हो रही है या गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बच रहे, उसके पास टैक्स की फॉर्म में और ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तीसरा जो मकसद था, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। वही पैसा जब बैंकों में जाएगा तो बैंक आगे लोन दे देंगे, जिसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन जानना है तो वो मेरी मैक्रो की प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा टॉपिक है, वहाँ जाके देखिए कि बैंक्स कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम सेविंग्स जमा कराते हैं बैंकों में तो बैंक आगे लोन किस तरीके से देते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल इकोनॉमी बनाना, कि लोग बजाय इसके कि कैश में डील करें, बैंक में जमा कराएं और बैंक से ही जो ऐप्स होती हैं जैसे गूगल पे वगैरह, इस टाइप के ऐप टू ऐप ही पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें। तो ये सारे मकसद थे गवर्नमेंट के। अब ये मकसद कामयाब हुए नहीं हुए, आई होप आप इंटेलिजेंट इनफ हैं कि ये पता लगा सकें कि ये सब हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आए